बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 14 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबसे पहले अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्जेस। कि अगर चार्जेस मूव करते हैं एक कंडक्टर में तो उसके गिर्द पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। ये सबसे पहले ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि जब एक कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। फिर इसके बाद अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं, सबसे पहले जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ था वो एक आयरन ओर था और उसको जो है वो मैग्नेटाइट बोला जाता था। ये फर्स्ट मैग्नेट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था जो कि डिस्कवर किया गया। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैग्नेट के सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने रखा जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट फेसेस को सामने रखा जाए तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सिंपल एक बार मैग्नेट की बात करें तो उसमें हमारे पास लेबल होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है तो इस तरह हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ को रखा जाए तो उसको रिपल्शन फील होती है। सिमिलरली फॉर द साउथ केस, बट जब अपोजिट फेसेस को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो उसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है। अब अगर हमने ये चेकआउट करना हो कि इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्शन है ये कितनी है, तो इसके लिए जो अटेम्प्ट ली थी वो कूलम्ब ने ली थी, सेम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए टॉरिजनल बैलेंस, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स के लिए कैलकुलेट किया था। इसी तरह यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि जो पोल फेसेस के दरमियान सेपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्स बिटवीन द पोल फेसेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोल स्ट्रेंथ के। तो ये अटेम्प्ट कूलम्स ने ली थी जो इसको फोर्स को एक तरह से मेजर करने के लिए या उसकी डिपेंडेंस को चेक करने के लिए ली गई थी। फिर इसके बाद फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर हम लोग देखते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, सॉरी एक स्ट्रेट वायर है उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर, सॉरी एक स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो किस तरह का हो सकता है। तो अरेस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सर्कुलर होता है अराउंड दैट कंडक्टर, वो जो स्ट्रेट वायर था। और ये जो डायरेक्शन होगी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो इस करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करते हैं और थंब जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर्स होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो क्या ये करंट कन्वेंशनल करंट होगा या इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो ये कन्वेंशनल करंट के लिए जो है वो यूज़ की जाने वाली कन्वेंशन है कि कन्वेंशनल करंट जो है वो थंब की डायरेक्शन में होगा, तो जो फिंगर्स कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होगी। लेकिन इन केस अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात करें तो फिर थंब को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो जो फिंगर्स होंगी जिस डायरेक्शन में वो कर्ल होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप उससे रिवर्स कंसीडर करेंगे। मतलब अगर थंब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में है और वो वर्टिकली अपवर्ड है तो फिंगर्स जो है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए जो है उसको ऐसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फिर इसके बाद अगर हमने ये देखना हो कि इस कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है और अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। और ये एम्पेयर लॉ की एक्चुअली एक फॉर्म है जिसमें आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वायर, और आर सॉरी जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है,
जिस मीडियम में वायर को रखा गया है, और आई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये दो स्ट्रेट वायर्स हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो दोनों वायर्स हैं इनके ऊपर फोर्स एक्ट करने की वजह से ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। जैसा कि यहाँ पे नोटेशन से जाहिर हो रहा है कि ये दोनों वायर्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये कैसे अट्रैक्ट करती हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ये समझें कि अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा, लेट्स से ये वाली वायर जो है लेफ्ट साइड पे, इसमें से करंट वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो अगर आप ग्रिप रूल को यूज़ करें तो इस केस में जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, आउटवर्ड बनेगी यहाँ से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है तो इसका मतलब है इस साइड पे जो है वो नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, और अगर इस साइड पे नॉर्थ पोल है तो जो इन साइड होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। सेम केस है फॉर द वायर 2। इस केस में भी करंट वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये जो इनसाइड फेस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को, और जो आउटसाइड फेस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा साउथ पोल को। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों वायर्स के दरमियान में ये जो मैग्नेटिक के फेसेस हैं ये अपोजिट हैं, और अगर ये अपोजिट फेसेस हैं तो इसका मतलब ये होगा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी वजह से ये दोनों वायर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और एज अ रिजल्ट जो है ये एक दूसरे के करीब आती हैं। तो ये इफेक्ट ऑफ करंट था ऑन दीज टू स्ट्रेट वायर्स। इसके बाद अगर हम इससे अपोजिट केस देखना चाहें, वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर इन दोनों वायर्स में से करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फिर क्या सिनेरियो होगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वही टेक्निक हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो फिंगर्स को कर्ल कर लें, डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे वायर है उसमें अपवर्ड है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, और इसके इन साइड जो है वो साउथ पोल होगा। तो जब दूसरी वायर की हम बात करेंगे तो दूसरी वायर में थंब को आपको डाउनवर्ड करना पड़ेगा। जब डाउनवर्ड करेंगे तो आउटसाइड जो है वो आपका नॉर्थ पोल बनेगा, और जो इन साइड होगा वो आपका साउथ पोल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वायर्स के अंदर इनसाइड जो है वो सेम पोल फेसेस हैं, और अगर सेम पोल फेसेस हैं तो इसका मतलब है ये दोनों वायर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह करके जो हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों वायर्स कैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी। इसके बाद अब अगर हमने देखना हो कि इन दोनों वायर्स के दरमियान जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया जाता है, और उसका जो फार्मूला है वो शो कर रहा है कि ये जो फोर्स होगी ये डिपेंड कर रही होगी कि दोनों वायर्स में से फ्लो करने वाले करंट की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट कितना है, और इन दोनों वायर्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो एफ है इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये दो रेल्स हैं हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का केस है। दो रेल्स हैं और इनके ऊपर जो है वो एक वायर पड़ी हुई है जो कि स्लाइड कर सकती है इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है इस केस में। और अगर इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया जाए तो ये जो वायर है इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स किसकी इक्वल होती है, वो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा के इक्वल होती है। और यहाँ पे I जो करंट फ्लो कर रहा है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, B जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है, और अल्फा जो है ये एंगल है बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और ये एंगल जो है यहाँ पे 90 है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिखते हैं I इंटू एल क्रॉस बी, और कुछ बुक्स में इसका जो सिंटेक्स है वो इसके अपोजिट भी यूज़ किया जाता है कि आप I क्रॉस बी जो है वो भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रही हो तो फोर्स पर यूनिट करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और उसका जो यूनिट है वो टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला जो है वो 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या एमकेएस है।
अगर आप CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होगा वो गॉस होगा, और जो 1 टेस्ला है वो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। अब इस फोर्स की अगर हमने डायरेक्शन मालूम करनी हो, उसके लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ करते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में आपके सामने है कि जो थंब होगा दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स जो होंगी वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होंगी, तो जो पाम होगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो होता है वो फोर्स होती है, और फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। इस तरह करके आप लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम कर सकते हैं। कुछ MCQs हैं जी प्रैक्टिस के लिए, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फोर्स ऑन करंट करिंग कंडक्टर की बात हो रही है कि किस एंगल पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स के हाफ के इक्वल होती है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है इसका फार्मूला जो है वो ILB साइन अल्फा है। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप 60 पुट करें तो साइन 60.5 होता है, और जो मैक्सिमम फोर्स है वो ILB के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अगर आप मैक्सिमम फोर्स के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप साइन थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा, और ये ILB ये मैक्सिमम फोर्स थी, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, वो साइन 60 बन जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो जो फोर्स होगी वो आपके पास हाफ ऑफ द मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। फिर इसके बाद ये एक सिचुएशन है कि अगर आपके पास एक रिंग हो और एक स्ट्रेट वायर हो, और उन दोनों में से करंट फ्लो कर रहा हो, और उसकी जो आपके पास ओरिएंटेशन है वो भी गिवन है कि रिंग में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है या एंटी क्लॉकवाइज है, और रिंग स्ट्रेट वायर में से जो पास कर रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये जो रिंग होगा, क्या ये अट्रैक्ट करेगा वायर को या रिपेल करेगा। जैसे प्रीवियस वाला केस था, हम लोग देख सकते हैं कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो एज ए रिजल्ट जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, वायर्स जो होती हैं। तो इस केस में भी ये जो वायर होगी ये रिपेल होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ कैरिंग 1 एम्पेयर करंट placed at right angle to the field is called लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे अभी हमने प्रीवियसली इसको डिफाइन किया है कि जब फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं।